जब राजीव गांधी के नाम पर भारतीय खेल रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है, भारत के लिए 400 से ज्यादा गोल करने वाले और विजार्ड नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार क्यों नहीं दिया जा सकता? अगर अमित शाह जी के बेटे जय शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव बनाया जा सकता है, तो पूर्व क्रिकेटर और तिहरा शतक लगाने वाले वीरेंद्र सहवाग को क्यों नहीं बनाया जा सकता? और अगर राजीव गांधी जी को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो किसानों के मसीहा, स्वतंत्रता सेनानी, मंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा सकता? कि भारत में राजनीति में खेल होता है और खेल में राजनीति। नमस्कार दोस्तों, माइलिट सोहन की आज की वीडियो में मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है, तो एक कंट्रोवर्सी ने फिर से जन्म ले लिया है। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम बदलने में हो सकता है राजनीति हो, लेकिन यह सही में एक बहुत ही सराहनीय कदम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है और जिसकी सभी खिलाड़ियों ने और लगभग हर भारतीय ने प्रशंसा की है। भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार माने जाने वाले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई और यह खेल पुरस्कार कितना बड़ा है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इसको सिर्फ 45 खिलाड़ियों को ही दिया गया है। पुरस्कार को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और यह किस दिन दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस 29 अगस्त को, जिस दिन हम खेल दिवस मनाते हैं। इस पुरस्कार को सबसे पहले भारत के शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया और इस पुरस्कार को सबसे कम उम्र में पाने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा बने। इसी दिन मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है, इसी दिन अर्जुन पुरस्कार और इसी दिन द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि खेलों में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, ये सभी इसी दिन दिए जाते हैं। लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार हो चुका है, इसकी मान्यता सबसे ज्यादा है क्योंकि यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार के लिए चयन करने की जो प्रक्रिया है, इसमें सभी खेल महासंघ अपने अपने खिलाड़ी, जैसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, हॉकी महासंघ, जितने भी खेल हैं, उनके जितने भी फेडरेशन हैं, वो अपने अपने खिलाड़ियों के नाम इसके लिए नॉमिनेट करते हैं और एक 12 सदस्य कमेटी गठित की जाती है। इस 12 सदस्य कमेटी के अंदर जो लोग होते हैं, उसमें 4 वो खिलाड़ी होते हैं जो पूर्व में ओलंपिक में मेडल ला चुके हैं या जिन्हें पूर्व में ये पुरस्कार दिया जा चुका है, और इसी के साथ एक पैरा ओलंपियन होता है जो शरीर से स्वस्थ नहीं होते, उनकी जो प्रतियोगिता होती है और जो उसमें भी ओलंपिक लाते हैं। ऐसे बहुत सारे पैरा ओलंपियन हैं जिन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया है, तो एक वो पैरा ओलंपियन होता है। इसके अलावा एक सदस्य के रूप में इसमें साई के यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी होते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट के जॉइंट सेक्रेटरी भी होते हैं। और ये 12 सदस्य कमेटी ही ये डिसाइड करती है कि किसको ये खेल पुरस्कार दिया जाएगा। अभी लास्ट टाइम ये पुरस्कार क्रिकेटर रोहित शर्मा, रेसलर विनेश फोगाट, मरियप्पन थंगवेलू जो पैरा ओलंपियन में हाई जंपर थी, और टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा को यह पुरस्कार दिया गया। इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 25 लाख रुपए है, लेकिन पैसे से ज्यादा वैल्यू इस पुरस्कार की है। और जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखने की घोषणा की है, तभी से ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने जब इस पुरस्कार के नाम बदलने की घोषणा की तो उन्होंने ये भी बताया, लोगों की काफी समय से ऐसी इच्छा थी कि इस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रखा जाना चाहिए और इसलिए उन्होंने उसका पुरस्कार का नाम बदल दिया। जहां कुछ कांग्रेसी नेता इस नाम के बदलने से तिलमिलाए हुए हैं, वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं को यह अपनी कूटनीतिक जीत लग रही है। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है, तो गुजरात अहमदाबाद के अंदर जो स्टेडियम बना है और जिसका नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, तो उसका भी नाम बदल देना चाहिए। और चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि बीसीसीआई के जो सचिव बने हुए जय शाह, उनको भी हटा करके उस पद पर किसी पूर्व खिलाड़ी को बैठाया जाना चाहिए। दोस्तों, भारत के अंदर लगभग हर पार्टी की ही नीति रही है कि जब भी उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो खुद को और अपने लोगों को काफी तरह के प्रिविलेज देते हैं। जय शाह को बीसीसी का सचिव बनाना बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी के ठेकों का उनके साडू और उनके बेटे विनय बंसल को मिल जाना है। मेरा ना तो ही जय शाह पर यह आरोप है कि वो क्रिकेट की संस्था में उस पद पर बैठकर कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और ना ही अरविंद केजरीवाल के साडू और उनके बेटे विनय बंसल को
कटघरे में खड़े करने का मेरा इरादा है कि वो लोग वहां बैठ करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन जो आम जनता है वो आपसे ये अपेक्षाएं रखती है कि आप अगर सत्ता में बैठे हुए हैं और पावर आपके हाथ में है तो आप अपने संबंधी और परिवारों को इन चीजों से दूर रख सकते हैं। आप बीसीसीआई का सचिव किसी पूर्व खिलाड़ी को भी बना सकते हैं और आप दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्ट ने साढ़ू को ना दे करके किसी अन्य को दे सकते हैं, वरना आपकी मंशा और आपकी नियत पर उंगलियां उठती रहेंगी। भारत के युवा मामलों और खेल मंत्री के रूप में अब अनुराग ठाकुर काम कर रहे हैं। कभी कांग्रेस के कार्यकाल में इस पद पर पूर्व एक्टर और मशहूर नेता संजय दत्त के पिता सुनील दत्त जी भी रहे थे। मैं मानता हूं कि यह पद ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति असेंबली में जीत करके जाता है तो ये मंत्रालय अक्सर दे दिए जाते हैं, लेकिन किसी फेडरेशन के अंदर राजनीतिक पार्टियों का होना बहुत ही ज्यादा चुभता है। जैसे अगर आप हॉकी फेडरेशन के अंदर या क्रिकेट काउंसिल के अंदर अगर राजनेताओं को घुसा देंगे तो लोगों के सवाल उठाने वाजिब है। और ये पहला मौका नहीं है कि सिर्फ जय शाह ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंदर हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला को देख सकते हैं, जो आईपीएल के अध्यक्ष भी रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे हैं, और उनका टीम के साथ विदेशी दौरों पर जाना और क्रिकेट टीम के साथ बहुत ज्यादा दिखना लोगों को इस असमंजस में डाल देता है कि कहीं ये कोई पूर्व खिलाड़ी तो नहीं है। इससे पहले आपने शरद पवार जी को भी देखा होगा, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और वो तो आईसीसी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। यहां मैं मोदी सरकार के उस निर्णय की प्रशंसा करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने भारतीय युवा मामले और खेल मंत्रालय को एक बार राज्यवर्धन राठौड़ को दिया था, जिन्होंने विभिन्न तरह के टूर्नामेंट में भारत के लिए 9 गोल्ड सहित 17 मेडल जीते हैं। राजनीति के एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि नरेंद्र मोदी ने इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो नेहरू गांधी परिवार की लेगेसी चली आ रही थी उसको लोगों के सामने दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि चाहे यूएसए हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर पूर्व खिलाड़ियों के नाम पर ही खेल पुरस्कारों के नाम रखे जाते हैं और स्टेडियमों के नाम रखे जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर आपको हर तरफ ज्यादातर नेहरू गांधी परिवार ही नजर आता है। जी न्यूज ने अपनी खबर में बताया कि नेहरू गांधी परिवार के नाम पर लगभग 51 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि राजीव गांधी के नाम पर इन खेल पुरस्कारों की घोषणा किस लिए की गई। राजीव गांधी जी ने अपने जीवन में खेलों में या खेलों के लिए ऐसा क्या कार्य किया जो उनके नाम पर ये खेल पुरस्कार रखे गए। तो बहुत सर्च करने के बाद हमें सिर्फ इतना ही मिलता है। 1982 में जो भारत के अंदर एशियंस गेम हुए थे, उन एशियंस गेम को कराने वाली जो कमेटी थी, राजीव गांधी उस मेंबर कमेटी के एक सदस्य थे और उस दौरान दिल्ली में 2 स्टेडियमों का निर्माण कार्य भी कराया गया। आज आप उन दोनों स्टेडियमों को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के नाम से और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नाम से जानते हैं। यानी राजीव गांधी की अगर उपलब्धि की बात करें तो उनके नाम पर सिर्फ इतना ही कहने भर को है। राजीव गांधी जिस कमेटी के सदस्य थे उस दौरान सिर्फ 2 स्टेडियम बने और उन दोनों स्टेडियमों का नाम भी राजीव गांधी जी की माताजी इंदिरा गांधी और उनके नाना जी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। इसके साथ ही 28 टूर्नामेंट इनके नाम से किए जाते हैं और लगभग 23 स्टेडियम नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। लगभग 64 सरकारी योजनाएं और 12 केंद्रीय योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। 5 एयरपोर्ट और बंदरगाह नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। लगभग 98 शिक्षण संस्थान नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। 15 फेलोशिप और 39 हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट नेहरू गांधी परिवार के नाम होने के साथ साथ लगभग 100 सड़कों के नाम भी इसी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक मजेदार कहानी ये भी सुनाई कि नेहरू गांधी परिवार और उनके नेता लोग इस तरह का इंतजाम करके चले गए, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो जिस हॉस्पिटल में वो बच्चा पैदा हुआ है उस हॉस्पिटल का नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पर है। बच्चा बड़ा होता है और पार्क में खेलने जाता है तो उस पार्क का नाम भी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर होगा और पार्क तक जाने के लिए उसने जिस सड़क का प्रयोग किया है वो सड़क का नाम भी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर होता है। और बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल का नाम भी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर होता है। स्कूल में जो किताबें पढ़ता है उस किताबों के अंदर भी नेहरू गांधी परिवार को पढ़ाया जाता है। किसी तरह की स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति दी जाती है तो वो भी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर दी जाती है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाता है और स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर खेलता है तो स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम भी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर होता है। बच्चा बड़ा होता है और किसी भी तरह के अपने बिजनेस को करने की कोशिश करता है तो विभिन्न तरह की योजनाएं, यहां तक कि रोजगार योजनाएं भी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर होती है। और अगर बच्चा स्पोर्ट्स में आगे निकल जाए और बाहर खेलने के लिए जाता है तो जहां से वो फ्लाइट पकड़ता है उस एयरपोर्ट का नाम भी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर उसको देखने को मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति समुद्र के रास्ते बाहर जाने की कोशिश करे या बाहर से आए
तो बंदरगाह के नाम भी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर देखने को मिलते हैं। यानी आप जहां भी जाओ हर तरफ आपको नेहरू गांधी परिवार ही देखने को मिलता है। घर वापस आ जाओ, टीवी ऑन करो तो टीवी के अंदर भी आपको नेहरू गांधी परिवार ही देखने को मिले। राजनीतिक पार्टियां कोई भी रही हो, हर राजनीतिक पार्टी ने अपने नेताओं के स्टैचू बनाए हैं, उनके नाम पर पार्क बनाए हैं, उनके नाम पर योजनाएं चलाई हैं, उनको भारत रत्न दिए हैं। लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी बाकी सारी पार्टियों से कहीं आगे दिखती है। मेरी अपनी निजी राय है कि भारत के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं उसमें अध्यक्ष, सचिव या जितने भी पद हैं उन पर उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही पूर्व खिलाड़ी को बैठाया जाए। स्टेडियमों के नाम और खेल टूर्नामेंट के नाम पूर्व खिलाड़ियों के नाम पर ही होने चाहिए। ऐसा करने से जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं उनको एक तो फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, दूसरा जो हमारे नए खिलाड़ी हैं उनको पूर्व खिलाड़ी के अनुभव का भी फायदा मिलेगा। माइलेट्स वन की आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।